नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई क्योंकि प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें अगले महीने खाली हो रही है। इन्हीं सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया। दोनों ही पार्टियां सामाजिक और सियासी समीकरणों के मुताबिक इन सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिससे 2023 के लिए भी समीकरण साधे जा सकते हैं। विधायकों के मौजूदा संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जातिगत समीकरणों को भी देखा जा रहा है। बात यही है कि बीजेपी चाहती है आदिवासी और ओबीसी चेहरे को मौका दे, और वहीं कांग्रेस प्रदेश के ही नेताओं को मौका देना चाहती है। इन चुनावों में अभी आदिवासी, ओबीसी और ब्राह्मण चेहरे का दबदबा देखने को मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेस में लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार, पीयूष गोयल का नाम सबसे आगे। तो वहीं कांग्रेस में विवेक तन्खा, जो वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है, अरुण यादव और अजय सिंह की चर्चा भी जोरों पर है। अब होगा क्या, लेकिन क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा का इसको लेकर, जरा सुनिएगा। और क्या कहना है राजीव सिंह का, सुन लीजिए। जो हमारे राज्यसभा के इस बार यहाँ से जो निर्वाचन होंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी और हमारा नेतृत्व जो मिलकर के तय करेगा, और जो तय हो जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। अरे आदिवासी ही भी हमारे सुमेर सोलंकी एकदम नौजवान यंग राज्यसभा के सदस्य हैं। इतिहास बनाया मध्य प्रदेश ने, एक आदिवासी नौजवान को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास। चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास लेकर आगे बढ़ती है, कहना है बी डी शर्मा जी का। लेकिन कांग्रेस भी यही चाह रही है। चर्चा बड़ी तेजी से है कि विवेक तन्खा की वापसी हो सकती है, फिर से एक बार राज्यसभा पहुंचाया जा सकते हैं। लेकिन इस बीच हम 2 बड़े नेताओं को अभी खूब सक्रियता देख रहे हैं, चाहे वो अरुण यादव जी की बात करें जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और दूसरा अजय सिंह, पूर्व विपक्ष के नेता, उनकी चर्चा भी जोरों पर। तो होगा क्या, ऐसा तो नहीं कहीं जातिगत समीकरणों के चलते कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही कर दे, ओबीसी या फिर दलित। चलिए, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चेतन भट्ट जी है, वरिष्ठ पत्रकार। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही उमेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चेतन भट्ट जी, आपसे ही समझना चाहूँगा, 3 सीटें रिक्त होना है। आप भी जबलपुर से आते हैं, विवेक तन्खा जी की चर्चा खूब है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस इसलिए उन पर वापसी कर सकती है कश्मीर को लेकर, कश्मीरी जो पंडित है उनके नाम पर एक बार फिर शायद उनको वापस पहुंचा दे। लेकिन बात जातिगत समीकरणों की हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है, जहां अंदर की खबरें है भीतर की, कि यहीं से किसी को मौका दिया जाए, क्योंकि राज्यसभा की सीट का जब भी कोई बात आती है तो बाहर से किसी व्यक्ति को मौका मिल जाता है। क्या दिखाई देता है आपको? नहीं, देखिए मनोज जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि विवेक तन्खा कांग्रेस के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर वकील हैं और सामाजिक कार्यों में भी उनकी काफ़ी भागीदारी है। दूसरी बात ये है कि कमलनाथ से, दिग्विजय सिंह से, इन लोगों से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर है कि थोड़ा बीच में एक G23 की तरफ उनका झुकाव हुआ था और उनका नाम भी उसमें चला था। लेकिन चूंकि एक कांग्रेस को एक अधिवक्ता की भी आवश्यकता होती, बहुत से केसेस होते हैं पार्टी पे या उनके नेताओं पर, तो वो भी एक दृष्टिकोण देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अब लोगों की योग्यता और उनकी सेवाओं को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि जातिगत समीकरण हमारे लिए कितने लाभकारी हों। तो उस हिसाब से अभी चूँकि काश्मीरी पंडितों का मसला भी बहुत तेज़ी से उभरा है और उन्होंने अभी राज्यसभा में काश्मीरी पंडितों को लेकर काफ़ी बहस भी की थी, काफ़ी बयान भी दिए थे, चर्चा में भी भाग लिया था, तो ये सारी चीज़ें विवेक तन्खा के पक्ष में जाती हैं जी। और कांग्रेस के कहने पर उन्होंने 2 बार लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि वो हार गए, तो ये कांग्रेस के अनुशासित सिपाही होने के नाते उनको एक बार फिर से मौका मिल सकता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो SC और पिछड़ा वर्ग को टिकट देंगे। तो उसमें तो कई नाम हैं, जैसे लाल सिंह आर्य का नाम आपने बताया, कविता पाटीदार, वो भी एक महिला हैं और इंदौर में मालवा अंचल की बड़ी नेता हैं, इंदौर में पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लेकिन इस बीच विजयवर्गीय जी का भी नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय भी काफ़ी कोशिश में हैं।
तो अब देखिए क्या करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों में ऊपर से ही तय होता है। यहाँ जितने भी हम कयास लगाते हैं वो सब कई बार गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि आला कमान के मन में क्या है ये कोई जानता नहीं है उसके अलावा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ऊपर से क्या तय होगा। उमेश शर्मा जी, हमने देखा सुमेर सिंह जी को आपने राज्यसभा पहुंचा दिया, सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य पहली बार देखने को मिला, वो उसी आदिवासी वर्ष से आते हैं। लेकिन अभी इस बीच में अमित शाह जी के दो कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम, और बात वही थी कि आदिवासी जनजाति से जुड़े हुए कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं। क्या एक बार फिर उसी तरफ दिखाई देंगे राज्यसभा के आपके जो नए मेहमान जाएंगे मध्य प्रदेश से? नहीं मनोज जी, ये तो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है जी। कि किस व्यक्ति को राज्यसभा में पहुंचाया जाएगा। और ये जितने आकलन मीडिया माध्यमों में सुनाई दे रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, चाहे श्रव्य मीडिया में हो या पठन समाचार पत्रों में पढ़ने में आ रहे हैं, अनेकों समाचार पत्रों में मैंने भी देखा है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के मित्रों की भी कयासबाजियां देखी है कि भारतीय जनता पार्टी से एससी को पहुंचाया जाएगा या एसटी को पहुंचाया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को प्रतिनिधित्व देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार का कोई मापदंड अभी तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है। हमारे यहाँ जो सर्वोच्च इकाई होती है वो होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड इस तरह के विषयों का निर्णय करता है और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जो हमारे उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो सारे लोग बैठकर उचित समय पर इसके बारे में निर्णय करते हैं, आकलन करते हैं। और क्या मापदंडों के आधार पर निर्णय किया जाएगा, मुझे लग रहा है कि ये मापदंड तय करने का अधिकार भी उस पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही होता है। तो उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के किसी भी सदस्य ने अभी इस तरह का कोई संकेत ऑन रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड दिया है। और ऑफ द रिकॉर्ड तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है भी नहीं, ऑन द रिकॉर्ड भी किसी ने नहीं कहा है। ऑन द रिकॉर्ड जो अभी पहला बयान अधिकृत रूप से सुनने में आया है वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का है। और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अब राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जब बीडी भाई साहब उल्लेख करते तो उसका सीधा अभिप्राय कि ये लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मुखिया हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके बारे में तय करेगा। एक तो ये बात है, किस नेता को मौका दिया जाएगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हाँ, ये जरूर सत्यता के साथ में स्वीकार करता हूं कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन में रचना करी गई थी पार्लियामेंट की या संसद की करी गई, तो संसद 3 इकाइयों का समुच्चय है। उसमें माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं, अपर हाउस होता है राज्यसभा का, लोअर हाउस होता है लोकसभा का। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद कहलाती है। और जिस समय ये परिकल्पना अपर हाउस की करी गई थी तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सोचा होगा कि विषय विशेषज्ञों को पहुंचाया जाएगा, आर्थिक जगत के विशेषज्ञ जाएंगे, कुछ धर्म क्षेत्र के लोगों को भेजा जाएगा, खेल जगत के जाएंगे, कला जगत के जाएंगे, साहित्य जगत के जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी निर्णय करती है तो केवल जातिगत आधार हमारे निर्णय का मापदंड नहीं होता, उसमें यह भी देखा जाता है कि विषय की विशेषज्ञता कितनी है। अब जैसे सुमेर सिंह सोलंकी जी है, तो सुमेर सिंह जी सोलंकी को जो भेजा गया है वो उनकी अध्ययनशीलता के कारण भेजा गया है। आप देखिए कि वे डॉक्टर हैं, पीएचडी करी हुई है, आदिवासी और जनजाति विषय से जुड़े हुए विषयों पर उन्होंने पीएचडी करी है, निरंतर उस क्षेत्र में काम करते हैं। तो उनके चयन का जो बहुत बड़ा आधार था वो केवल ये नहीं था कि वे जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपितु ये था कि जनजाति क्षेत्र में वो जिस सक्रियता और क्रियाशीलता के साथ काम करते वो एक मापदंड बना था। तो आने वाले समय में भी जो मापदंड तय होगा उसमें विशेषज्ञ भी होगा और बाकी की सारी चीजों को भी मुझे लग रहा है कि सम्मिलित करके निर्णय करा जाएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो परिकल्पना की गई थी, जिस संविधान का आपने जिक्र किया, जो अब ये समिति बनाई गई और तय हुआ कि अपर हाउस में लोग खेल से जुड़े जाएंगे या फिर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जाएंगे, पर चीज़ें बाद में बदली है और फिर होता यह है कि दूसरे राज्यों के लोगों को मौका मध्य प्रदेश से मिल जाता है, अन्य राज्यों से। ठीक है, योगेश यादव जी, आपके यहाँ विवेक तनखा साहब है अभी राज्यसभा के सदस्य और बड़ी चर्चा उन्हीं के नामों की है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ओबीसी को मौका मिल जाना चाहिए, तो अरुण यादव का नाम आ जाता है, और फिर बात दूसरी तरफ होती तो अजय सिंह जी का नाम भी आ जाता है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी ये करती, उमेश जी कह रहे हैं कि ये सब तय ऊपर से ही होगा, बीडी शर्मा जी भी यही कह रहे थे, लेकिन यदि वो एसटी की तरफ जाती, वैसे सुमेर जी है तो उम्मीद कम है, दलित की तरफ जाती है, तो क्या कांग्रेस भी इस तरफ विचार कर रही है? देखिए, इसमें कोई संशय नहीं, इस बात का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि ये जो कुछ भी है हाईकमान पर निर्भर है।
और कांग्रेस ने हमेशा इन बातों का ध्यान रखा है कि जैसा भाई उमेश शर्मा जी कह रहे थे कि इसमें विशेषज्ञ जो पहुंचे हैं उसके कारण क्या होता है, एक नेतृत्व प्राप्त होता है, एक विचार प्राप्त होता है, एक नियोजन प्राप्त होता है। तो अपर हाउस का शायद निर्माण ही इसी वो को लेकर गया, इसमें मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। लेकिन इसके बाद भी इसमें कोई संशय नहीं कि व्यवहारिक धरातल पर हम विशेषज्ञों के साथ साथ किसी समाज का यदि प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसको मान्यता नहीं मिल पा रही या उसकी आवाज में बुलंदगी यदि चाहिए, तो कभी कभी होता है जातिगत समीकरण को भी इसमें लिया जाता है, इसलिए एक व्यवहारिक धरातल पर इसको स्वीकार किया जाता है। जहां तक कांग्रेस की तरफ से कौन जाना है, ये हाईकमान का फैसला है। अभी जो तीनों संभावित नाम चल रहे हैं, प्रथम नाम जैसा कहा गया है हमारे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने, वास्तव में निश्चय ही हमारे विवेक तनखा जी का प्रथम नाम है। लेकिन उसके बाद भी हम अरुण यादव जी की और राहुल सिंह जी की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस का एक अपना चिंतन होता है, एक नियोजन होता है, एक प्रणाली होती है। उस प्रणाली के अंतर्गत किसको तय किया जाना चाहिए, ये भविष्य के गर्भ में ही निर्भर रहता है। इसके बारे में अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन अंतिम मोहर तो हाईकमान से लगेगी, सोनिया जी की तरफ से लगेगी और हमें इस बात का विचार करना चाहिए। हाँ, ये प्रयास जरूर रहेगा कि कांग्रेस मात्र एक सीट पर नहीं है। मैं संकेत आपको दे रहा हूँ कि शायद कांग्रेस 2 सीट की तरफ भी बढ़ सकती है, इतना सा संकेत मैं आपको। चलिए, बड़ा संकेत है अपने आप में, यदि ये है तो फिर चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। पिछली बार भी हमने यही देखा था, याद होगा चेतन भट्ट साहब आपको, कि बाकी जगह या गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश की, स्थितियाँ बहुत अलग हो गई थी। फिर बाद में क्या क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी थी। लेकिन चैतन्य जी, बात यही है कि 2023 के चुनाव भी सामने है और आजकल तो हर चीज़, हर राजनीतिक पार्टियां जो भी होती है वो जातिगत समीकरण भी देखती है और आगामी चुनाव के दृष्टिगत भी अपनी लाइन को आगे बड़ी करती है। तो क्या 2023 की झलक इसमें होगी कि चलिए यहाँ यदि हम मौका नहीं दे पाएंगे तो 23-24 में भी लोकसभा के चुनाव होना, उससे पहले कुछ ऐसे लोगों को मौका दे दिया जाए? क्योंकि जब अमित शाह यहाँ आए, चर्चा हुई बंद कमरे, तो उन्होंने कहा कि जातिगत समीकरणों से हम दूर नहीं हट सकते, इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने गोपाल भार्गव जी का जिक्र भी किया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई ब्राह्मण नेता है, उससे आप कहें कि एसटी सीट पर जाकर काम कर लीजिए, तो उसका लाभ पार्टी को नहीं मिलेगा। ये सब सोचना पड़ेगा। मतलब इस तरह बीजेपी सोच तो रही है। नहीं, देखिए, ये बात तो सही कह रहे हैं आप कि जातिगत समीकरण तो आजकल राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई, क्योंकि एक बहुत विशेष वर्ग के लोग जो होते हैं वो अपने नेता को आगे बढ़ाना देखना चाहते हैं और उसके आधार पर काफ़ी सारे वोट पार्टी को मिलते हैं। तो ये एक जातिगत समीकरण, ये बात सही है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में जरूर जातिगत का उतना समीकरण है, लेकिन मध्य प्रदेश में उतना नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आगामी जो 23 को होने वाले चुनाव, विधानसभा के चुनाव हैं या 24 में लोकसभा के चुनाव हैं, उनके दृष्टिगत रखते हुए भी इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कई बार ये भी होता है कि जैसे मध्य प्रदेश से पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान जी आ गए थे या एमजी अकबर जी आ गए थे, तो उसमें ये होता है कि फिर जो यहाँ के लोकल लीडर हैं, जो यहाँ के प्रादेशिक लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं निराशा का भाव आता है उनके मन में। तो ये भी पार्टी को देखना होगा कि अगर हम किसी प्रदेश से राज्यसभा की सीटों के लिए निर्वाचन कर रहे हैं तो कम से कम उसी प्रदेश के नेताओं को हम उसमें शामिल करें। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, तो अगर यादव जी कह रहे हैं कि 2 सीटें मिल सकती हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ा गणित है और ये तो बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन उन्होंने किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 अभी जो संख्या के आधार पर तो ये माना जा रहा है, लेकिन अगर वो कहीं सेंध लगा रहे हैं, जैसे कि बीजेपी उनकी पार्टी में हमेशा सेंध लगाती रहती है, तो अगर इसमें वो सफल हो जाते तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी। हाँ, हमारी चर्चा में भी ट्विस्ट आ गया आगामी दिनों में। जी, बिल्कुल ट्विस्ट आ गया आपकी चर्चा में। तो मुझे लगता है कि अब ये देखना होगा, क्योंकि राज्यसभा में जाना, मुझे लगता है कि विवेक तनखा ही सबसे ज़्यादा मुफीद, ऐसा माना जा रहा है कि मुफीद कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनके साथ में हैं। सबसे बड़ा तो एक जो काश्मीरी पंडितों वाला मसला है जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है जी, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और 1-2 बार वो चुनाव भी लड़ चुके हैं पार्टी के कहने पे, जबकि वो इच्छुक भी नहीं थे। तो पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण है वो उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। अजय सिंह को हो सकता है कि आगामी चुनाव में टिकट दी जाए या अरुण यादव जी को प्रदेश
के अध्यक्ष की बागडोर सौंपी जाए, जैसा ही कहा जा रहा है कि कमलनाथ की दिल्ली में ज़्यादा ज़रूरत है या दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा ज़रूरत, तो इस तरह का जो एडजस्टमेंट है जी, जी। वो जो कुछ भी होगा लेकिन हाईकमान के ही इशारे पे होगा। जी, ये बात सही है कि राज्यसभा का जब भी निर्णय होता है तो हाईकमान का इशारा ही उसमें होता है। लेकिन यदि प्रदेश के लोग, उमेश जी, ये चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों को मौका मिल जाए, कहीं ना कहीं गाए बगाए चर्चा तो सुनाई देती है, अब वो कभी बंद कमरे में चर्चा होती है, कभी खुलकर चर्चा होती है। अब आपके यहाँ तो अनुशासन का बड़ा भारी डंडा, कल भी हमने देखा 2 विधायकों की चर्चा हुई तो उनकी क्लास लग गई, तलब कर लिया गया उनको। तो आपके यहाँ मुंह खोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता। लेकिन उमेश जी ने, योगेश जी ने एक बड़ा संकेत दे दिया। उमेश जी, नहीं मनोज जी, एक तो ये तलब कर लिया या क्लास लग गई, इस तरह के शब्द तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में होते नहीं। नहीं तो हम कहते हैं। हाँ ये होता, हाँ ये जरूर होता है, संवाद होता है, संवाद होता है। कहीं ऐसा लगता है कि वैचारिक असहमति दो नेताओं के बीच में बन रही है, दो समूह के बीच में बन रही है, तो जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व होता है वो प्रयास करता है कि एक सेतु का काम करे, और वो सेतु का काम करता है। वो दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद फिर वो विश्लेषणात्मक आधार पर विचार करते हैं। फिर दोनों पक्षों को, मुझे लग रहा है कि पारस्परिक रूप से समझाई दी जाती है, जैसे परिवार का अभिभावक को देना चाहिए, जैसे मुखिया को देना चाहिए। तो उसके अंदर कहीं कोई क्लास जैसा शब्द है या तलब जैसा शब्द है या नसीहत जैसा शब्द नहीं होता है। हाँ, एक समझाई का शब्द जरूर सदाशयता के साथ उपयोग करा जा सकता है कि आपस में उन दोनों के मनोमालिन्य को समाप्त किया जाता है। जी। तो ये तो एक हमारी कार्य पद्धति। एक बात जो योगेश जी भाई साहब ने एक, मुझे लग रहा है कि आज सुबह सुबह मेरी बड़ी हसीन कर दी है, इतना खूबसूरत लतीफा सुना दिया कि दिन भर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी रहेगी। इस तरह के चुनाव में सेंधमारी संभव नहीं होती है। नकबजनी के अवसर और स्तर पर आते हैं राजनीतिक दलों में, पर इस स्तर के चुनाव में सेंधमारी संभव नहीं होती है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कुछ संभव नहीं है कि परिणाम में नहीं, कोई पहले ज्यादा पहले परिवर्तन कुछ आएगा। राज्यों में ऐसा हुआ है सेंधमारी। अब वो आपकी तरफ से भी दिखाई दी, उधर से भी, आप याद होगा, आप याद कीजिएगा, नहीं, अभी अहमद पटेल साहब को याद कर। पार्टी अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अभी इस समय राजनीतिक रूप से उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। जी। एक तो कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनमें जिस प्रकार की वैचारिक असहमतियां सतह पर दिखाई दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई संभावना है। और चलिए कि उनकी वैचारिक असहमति ना भी हो और कांग्रेस पार्टी मजबूत भी मान लूं मैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर तो नहीं है कि हमारे घर की खिड़की का कुंडा कोई उछाल कर हमारे घर के माल असबाब को ले जाएगा। उतनी कमजोर स्थिति में अभी भारतीय जनता पार्टी मनोज जी नहीं है। एक बात, अब आखिरी बात मनोज जी, फिर मैं, योगेश जी का जी। समय है, मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ। जी, जी, कहिए, कहिए। अब कौन प्रत्याशी होगा ये उनकी अपने राजनीतिक दल का निर्णय है, पर एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मेरी एक तटस्थ राय ऐसी है, या मेरा विचार बनता है कि विवेक तन्खा जी जैसे जो लोग हैं, ये वास्तव में जनाधार वाले लोग तो है नहीं, जनता के बीच में तो काम करते नहीं है, इनको जनप्रतिनिधि तो कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ये गाहे बगाए कभी कांग्रेस पार्टी के पाप को ढकने के लिए, कभी भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने के लिए काला लबादा ओढ़कर कोर्ट में खड़े होते हैं, इससे ज्यादा इनकी उपयोगिता होती नहीं है। लोकसभा में इन जंग लगी तलवारों को 2 बार उपयोग में लाया गया और दोनों बार जनता ने कहा है कि ये तलवार म्यान में ही ठीक है। तो ये जनता की पसंद तो नहीं है। अरुण यादव जी को अवसर मिलना चाहिए, उनका तो टिकट काटा गया, उनके साथ तो राजनीतिक अन्याय हो रहा है। अजय सिंह जी पर विचार करना चाहिए। अब ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है, पर मुझे लग रहा है कि विवेक तन्खा की अपेक्षा अरुण यादव जी और अजय सिंह जी, राहुल भैया, ऐसे किसी चेहरे को देना चाहिए, तो जनता को भी लगेगा कि हमारे बीच का कोई चेहरा गया है। बाकी फिर कांग्रेस तो पार्टी का बाकी अपना फिर विषय। बाकी अपने यहाँ भी पीयूष गोयल जी यदि वहां से आते हैं, उनका समय भी, उनको भी जरूरत है, क्योंकि केंद्रीय नेता है, जनाधार वाले नेता हैं, जनता के नेता हैं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व कराए और मंत्री के नाते भी रहे, तो वो तो वित्त विशेषज्ञ के नाते भी भेजे गए हैं, उनकी उपयोगिता है मनोज जी। तो तुलना विवेक तन्खा जी और पीयूष गोयल जी की तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। जी, जी, नहीं, अब अन्याय योगेश जी बताएंगे। जी योगेश जी, अन्याय हो रहा है किसके साथ? देखिए, उमेश भाई हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं, तो इनकी वाणी में बहुत संयम और व्यापकता होती है, लेकिन कभी कभी उमेश भाई इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लतीफों में गंभीर बात छुपी होती है। तो कहीं ना कहीं से इस बात का मैं संकेत आपको दे रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विश्लेषण यदि आप करें या अंदर खाने को आप समझते हो, तो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से विधायक असंतुष्ट चल रहे हैं
और मैं ये और कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं जानते हैं ये क्लास लगना या डांट डपट करना, हमारी भाषा में आपको ये विरोध लग सकता है, आपकी भाषा में वो समझाइश हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भीतर की खलबलाहट है वो किस तरीके की चल रही है, तो ये संभावित है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 30-35 विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्ट चल रहे हैं। ये भी सर कल संकेत कल मिला है सर कि 100 शायद लोग उनके छोड़कर आ गए सर आप, कहां से कल 100 लोग छोड़ दिए आपकी पार्टी को। वो हालांकि वो वो विधायक अलग नहीं, अलग वो मुद्दा हो जाएगा, हम उसकी तरफ जाना नहीं है, भटक वो जाओ। गोपाल इंजीनियर हमारे विधायक नहीं रहे हैं, गोपाल इंजीनियर विधायक का चुनाव लड़े चुनाव थे लड़े वो, थे, लेकिन आष्टा से चुनाव लड़े थे, मतलब लेकिन वो सेंधमारी, विधायक नहीं। जिसे सेंधमारी कहते हैं, वो नहीं, सेंधमारी कर सेंधमारी लगाई का है बीजेपी। मामला तो भारतीय जनता पार्टी में 30-35 टिकट काटने की कयास जो लगाई जा रही है, जो संकेत है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो चल रहा है, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली की यात्रा करनी पड़ती है, बहुत बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन मैंने जो संभावना दी है, लतीफों में संभावनाओं की गंभीरता को आदरणीय चैतन्य भट्ट साहब स्वीकार करेंगे, आदरणीय मनोज सैनी साहब स्वीकार करेंगे, और इन संभावनाओं के साथ साथ एक संभावना ये भी, ये जो आयातित प्रणाली आपने जो संकेत दिया था मनोज जी, जी ये आयातित प्रणाली भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा व्यापक है। हम स्थानीयता को प्राथमिकता दे रहे हैं। निश्चय ही ये बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि विवेक तनखा एक तीक्ष्ण बुद्धि के, एक बौद्धिक संपदा के मालिक हैं। उसी तरह हमारे दोनों नेता जिनका नाम चल रहा है, अरुण यादव जी, राहुल सिंह जी, ये वैचारिक दृष्टि से परिपक्व हैं, साथ साथ जमीनी नेता है, मजबूत नेता है। तो कांग्रेस का एक ट्रैक है, कांग्रेस उस ट्रैक पर काम सर, कर रही लेकिन है। लेकिन चर्चा हमारा तो जो- होगी, यदि यदि विवेक तनखा जी को मौका पुनः मिलता है, जैसी उम्मीदें ज्यादा दिखाई दे रही है, तो फिर चर्चा तो होगी, अरुण यादव, अजय सिंह जी कहेंगे तो, और आपके भीतर भी बहुत चर्चा सारी तो होना चर्चाएं चल चाहिए रही ना। है। नहीं, क्यों नहीं, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी में किसी भी कार्यकर्ताओं को ये बिल्कुल चर्चा होना चाहिए, और संभावनाएं भी बनती है, क्यों नहीं बनती संभावना। ये कांग्रेस का प्रजातंत्र है, और कांग्रेस में ऐच्छिक होना या व्यापक होना ये जी इसका दोष नहीं है। हम उस संकीर्ण मानसिकता से परे कार्य करते हैं कि जहां सिर्फ एक आपने अनुशासन के डंडे पर दिखाकर अपनी डिक्टेटरशिप कायम की, ये कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक प्रणाली की व्यापक जनाधार है। आज ठीक हमारे वहां पर इस बात का ठीक। संकेत है कि कुछ भी हो सकता है, और शायद कांग्रेस की यही मजबूती कि लोग कहते रहे कि कांग्रेस मिटेगी मिटेगी कांग्रेस, लेकिन आज भी कांग्रेस कायम है। कांग्रेस की एक नीति है, कांग्रेस का एक विचार है, चलिए कांग्रेस सर, की एक और ये प्रणाली सारी है। उम्मीदें मध्य प्रदेश से ज्यादा दिखाई दे रही है आप लोग को, इसलिए आप सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। उमेश जी और योगेश जी और साथ ही चेतन जी, आप सभी बहनों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में चर्चा इस समय जोरों की, क्योंकि अगले महीने राज्यसभा के लिए 3 सदस्यों की नियुक्तियां होना है। 3 सदस्य यहाँ से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, 1 कांग्रेस के खाते में। लेकिन योगेश यादव जी ने यह कहकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया और सोचने को मजबूर किया होगा बीजेपी ने, कि ऐसा नहीं है, हम 2 पर भी जा सकते हैं, और यदि 2 पर होगा तो फिर सेंधमारी कहाँ लगेगी। क्या इसकी तैयारी है कांग्रेस की? नजर रहेगी हमारी। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।